हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग कुषाण वंश के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईएसपी यानी इंडो ग्रीक ये जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, इंडो ग्रीक शाक पल्लव कुषाण, इंडो ग्रीक शाक पल्लव कुषाण। तो हम लोगों ने पल्लव तक देखा था, कुषाण देख रहे थे, उसमें मेरा वीडियो थोड़ा सा कट हो गया था। ओके, तो चलिए हम लोग कुषाण फिर से देख लेते हैं आज कुषाण के बारे में। कुषाण क्या क्या थे? तो मौर्य काल के बाद अंतिम शासक जो कुषाण ने आक्रमण किया था, कुषाण का आक्रमण हुआ। अंतिम शासक मतलब कि जो विदेशी आक्रमण में मौर्य काल में जो अशोक के बाद ना कोई उतना बड़ा राजा रहा नहीं, तो उतना कोई उन लोग के जैसा मतलब कि संरक्षण नहीं कर पाया। तो बाद विदेशी लोग वाले आके आक्रमण करना मतलब कि स्टार्ट कर दिए। तो पहला तो इंडो ग्रीक से आए थे, फिर सेकेंड में शाक से इंडो ग्रीक आए, फिर शाक के आए, फिर पल्लव आए, अब कुषाण आएंगे। तो कुषाण जो ना चाइना की तरफ से आता है। ये मध्य एशिया के चाइना के तुर्किस्तान निवासी थे। मध्य एशिया में यूची कबीला था ना, वो यूची जो कबीला था वो एक कबीला मतलब एक गांव जैसा था। तो उसमें से ना लोग बट गए 5 भागों में। तो उसका एक भाग ना यहाँ पे इंडिया पे आ गया। और कुषाण के मध्य एशिया के अदुराइन नदी से लेकर गंगा के नदी तक उनका क्षेत्र था। कुषाण के संस्थापक कुडर कटफिशस थे तथा इन्होंने तांबा का सिक्का चलाया, सोना का सिक्का चलाएंगे। तथा ये जो कुडर कटफिशस थे ना, ये सब शैव धर्म यानी शिव भगवान के धर्म को मानते थे। शिव भगवान शैव धर्म को शिव भगवान के उपासक बोलते हैं। इनका पता कैसे चलता है? तो ये इसका प्रमाण सिक्के से मिलता है। जिस तरफ एक तरफ वो अपना नाम वगैरह या अपना चित्र रखते थे कुडर कटफिशस, दूसरी तरफ नंदी बैल की आकृति थी। फिर इसके अगला शासक कुडर कटफिशस के बेटा भीम कटफिशस जो वास्तविक संस्थापक कहलाता है, ये शैव धर्म को मानता था। इन्होंने महेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। यानी महेश, शिव का दूसरा नाम महेश है ना, तो वो महेश के उपासक करने वाले महेश्वर कहला। तो महेश्वर की उपाधि धारण किया। इन्होंने सिक्का के एक तरफ खरोष्टी लिपि में मेनली इसका सिक्का रहता था, तो एक तरफ अपना नाम लिखा रहता था, दूसरा तरफ शिव पार्वती यानी त्रिशूल ये सब बने रहते थे। जिससे से पता चलता है कि वह शैव धर्म को मानते थे। कुषाण कुडर कटफिशस, भीम कटफिशस, अब उनके बेटा भीम कटफिशस के कनिष्क है जो सबसे प्रतापी राजा थे। उन्होंने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया। उसी के साथ साथ शाक के जो कैलेंडर था उसको अपने मतलब अपना कैलेंडर बताया और शाक कैलेंडर को चला दिया। और बहुत मतलब शाक कैलेंडर ही चलना स्टार्ट हो गया। इसमें राजनीतिक की राजधानी पेशावर, उन्होंने 3 जगह राजधानी बनाया। पेशावर बनाया, फिर संस्कृति की राजधानी तक्षशिला बनाया, फिर राजनीतिक की राजधानी मथुरा को बनवाया। देखिए यहाँ पे तक्षशिला है पाकिस्तान के पास, यहाँ पेशावर, यहाँ मध्य यूपी में मथुरा। फिर कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया। पाटलिपुत्रा पर उतना कोई बड़ा राजा था नहीं, तो पाटलिपुत्रा पर कनिष्क ने आक्रमण किया तथा महात्मा बुद्ध का भिक्षा, बुद्ध भगवान कहाँ पे थे? यहाँ बिहार में ही थे, तो यहाँ पे ही उनका भिक्षा पात्र ये सब रहेगा। तो वहाँ से महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, वहाँ के दार्शनिक अश्वघोष, दार्शनिक किनको बोला था? जो कवि वगैरह रहते वो सब, तो अपने साथ ले गया और अश्वघोष को अपने मतलब कि अपने जो यहाँ राज दरबार में ना कवि का दर्जा दे दिया। तो अश्वघोष ही उपाध्यक्ष रहेंगे चौथा बौद्ध संगीति के। कनिष्क बौद्ध विद्वान पार्षद जो कनिष्क था ना, अपने दरबार में बहुत सारे विद्वान को रखता था। तो उनका जो विद्वान पार्षद था, उनके कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति करवाया 102 AD में। इसमें 2 आदमी को रखा, अध्यक्ष भी रखा, उपाध्यक्ष भी। अध्यक्ष किनको रखा? अध्यक्ष रखा वसुमित्र को, उपाध्यक्ष रखा अश्वघोष को। यह सम्मेलन में जो बौद्ध धर्म थे 2 भाग में बढ़ गए, हीनयान महायान। महायान वाला मॉडर्न तरीका का से रहने लगा। हीनयान वाले जो बौद्ध धर्म जो बोलते थे ना, महात्मा बुद्ध, उन्हीं के अनुसार यानी इच्छा को दबाओ, ये सब मांस वगैरह नहीं खाना। लेकिन महायान वाले मांस वगैरह सब खाने लगे। देखिए कनिष्क महायान शाखा को मानता था। महायान एक सरल शाखा थी जिनमें भिक्षुक सोने का आभूषण धारण कर सकते थे, मांस खा सकते थे। कनिष्क ही प्रयास से बौद्ध के महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया चाइना में, ऑफकोर्स वो अगर बड़ा राजा रहेगा तो अपना प्रचार प्रसार करेगा। अब मेन चाइना से आया था तो चाइना में भी जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अभी के टाइम में बौद्ध धर्म में कहाँ पे दलाई, जो नेपाल तिब्बत है वहाँ पे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं ना। सिर्फ चाइना में उसी टाइम से प्रचार होने लगा ना बौद्ध धर्म का, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। और दलाई लामा जो अभी वहाँ से मतलब चाइना जब कब्जा कर लिया है तिब्बत को, तो वहाँ से आके अभी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। कनिष्क के दरबार में पर्षद, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन ये सब नाम के विद्वान रहते थे। देखिए पर्षद के कहने पे उन्होंने
बौद्ध की चौथी संगीति करवाया। फिर वसुमित्र उसके अध्यक्ष बने, अश्वघोष उपाध्यक्ष बने। फिर नागार्जुन रहेगा, चरक थे जो डॉक्टर थे, उस टाइम के वैद्य थे। अश्वघोष बौद्ध चरिता लिखा था। फिर चरक संहिता लिखा, वो वैद्य थे। नागार्जुन ने मध्य एशिया सूत्र में सिद्धांत दिया, सापेक्षिक सिद्धांत, तथा भारत का आइंस्टीन कहलाए। यानी नागार्जुन ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, ये सूत्र वगैरह का क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने जो बुक लिखा ना उसमें बहुत सारे सूत्र ये सब लेसन स्टार्ट किए हैं। जैसे कि फिजिक्स में बहुत सारा सिद्धांत दिया आइंस्टीन ने, उसी तरह से, तो इसीलिए इसको भारत का आइंस्टीन बोला गया। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे, यानी बौद्ध धर्म का जो शून्यवाद है ना उनका जानकारी उनको था। तो वसुमित्र नाम विद्वान ने महाभीषक सूत्र की रचना की तथा बौद्ध का विश्व कोश भी कहलाया। अब वसुमित्र तो बौद्ध धर्म के पुरोहित बनेंगे, यानी अध्यक्ष बने हैं, तो उनको बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी लगा, इसलिए उनको विश्व कोश कहा गया। सर्वाधिक सोना का सिक्का भी कनिष्क के शासन में चला तथा इन्होंने सोने की प्राप्ति पाकिस्तान के हिंदू कुश पर्वत से के बीच अल्ताई पहाड़ी से किया था, सोना का सिक्का का प्राप्ति। तो इसलिए सोना बहुत मिल गया तो सोना का सिक्का चला दिया, शुद्ध सोना का सिक्का। इसके पहले कुषाण ने पल्लव ने कैसे चलाया था, पल्लव के पहले हिंदू यूनानी जो आए थे वो शुद्ध सोना का सिक्का चलाए थे, और कुषाण के आते थे शुद्ध सोना का सिक्का चल गया, क्योंकि वो उनको बहुत बड़ा भंडार पाकिस्तान के पास मिल गया था सोना का। कनिष्क के समय तांबे के सिक्के को कर्णिका कहा जाता था तथा मथुरा में कनिष्का के सिक्के एक डोर में मिलते थे, जिसमें कनिष्क का एक सैनिक के वेशभूषा दिखाया गया, यानी सिक्का के एक तरफ सैनिक का वेशभूषा वगैरह छपाई था। कनिष्क समय स्थल यानी समुद्र दोनों मार्ग में व्यापार करता था, यानी देखिए कनिष्क का वर्चस्व स्थल यानी भूमि पर भी था, इधर से जो थे पानी वाले एरिया, इधर से भी यानी सी वगैरह से भी वो व्यापार वगैरह करता था बाहर से। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह और दक्षिण भारत के महाराष्ट्र का सपौर कल्याण बंदरगाह प्रमुख था। ये जो उत्तर भारत इधर बंगाल है, तो इधर का ताम्रलिप्ति और इधर महाराष्ट्र है, सपौर कल्याण ये सब सीपोर्ट है, यहाँ मतलब प्रमुख थे, यहाँ से व्यापार होते थे, दोनों तरफ से हो रहा पानी की जगह से। अज्ञात की रचना पेरलिस ऑफ द एथरिस सी यानी पोज से जानकारी मिलती है सबका। ये कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से था, यानी रोम था ना वहाँ से उसका सबसे ज़्यादा व्यापार चलता था। रोम इटली ये यूरोप में है ना, वहाँ से। कनिष्क के समय ये पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुआ। नाशपाती जो होता है ना, ऐसे नाशपाती काटा 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 बना रहता है, वो वाइट कलर का क्रीम कलर का होता है, जिस पे ऐसे काटा काटा रहता है ना, वो नाशपाती। तो नाशपाती की खेती इसने स्टार्ट किया, मतलब कि ये बहुत सारा मतलब कि देखिए इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। इसी के समय अरबी नाविक हिप्पलस ने मानसून की खोज की, यानी मानसून वगैरह होता है इसका पता कैसे चलता है, कैसे ही होता है, तो हिप्पलस ने किया था, एक नाविक था उन्होंने। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, यानी अरबी भाषा का शब्द मानसून या मौसमी से उत्पन्न हुआ है, मौसमी शब्द ना उससे उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। अभी भी मानसून हम लोग पढ़ते हैं कि मानसून आता है जून जुलाई में, तो उसी टाइम से मतलब कि कनिष्क ने जो उस टाइम चलाया ना, जैसे शाक संवत वाला कैलेंडर चलाया था, अभी भी शाक कैलेंडर ही डेमेट्रियस कैलेंडर ये सब फॉलो होता। तो उस टाइम जो विदेशी लोग आए ना वो थोड़ा पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए मेल, और उन लोगों ने ये सब गणना वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया। देखिए मौसम की गणना करने लगे, फिर कैलेंडर वगैरह चलाएं, तो ये सब में डेवलपमेंट का काम किया। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति निर्माण कला भी हुआ, काफ़ी विकास हुआ। कनिष्क के टाइम में गांधार शिला का मूर्ति चला था ना, गांधार शैली है जो देखिए हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, गांधार शैली का एक मूर्ति शैली इसमें भी था। गांधार शैली का एक मूर्ति इंडो ग्रीक में हम लोगों ने देखा था ना, इंडो ग्रीक वाले जो डेमेट्रियस के बाद मिनांडर आया था जिसने बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया, उन्होंने बनवाया था गांधार शैली में महात्मा बुद्ध का मूर्ति। तो यहाँ पे भी उसने भी मूर्ति सबसे पहले विदेशी वाला जो मूर्ति शैली स्थापना किया गांधार शैली में, ये बताना मैं चाह रही हूँ।
करने का मतलब ये है। और कनिष्क के टाइम में भी मूर्ति वगैरह का बहुत ही यहाँ पे स्थापना देखना गया। तो देखिए ये एक तरह से देख रहे हैं यहाँ पे जो कनिष्क है बहुत सारा काम कर रहा है। एक तो पहले पहले क्या लाया, कैलेंडर लाया शाक संबंध वाला, उसको लेके फिर उसके बाद मतलब कि बौद्ध संगीति करवाया, फिर भिक्षुक ये बड़े बड़े कवि विद्वान अपने दरबार में रखे, तो विद्वान रखे तो फिर झील वगैरह मतलब कि खेती वगैरह स्टार्ट करवाया। यहाँ पे देखिए कि नाशपाती वगैरह, तो मूर्ति कला भी स्थापित करा। फिर सोना का सिक्का खोजा, सोना का सिक्का चलवाया, शुद्ध सोना का सिक्का, तो चारों तरफ से वो विकास कर रहा। तो ये एक तरह से कैसा काम कर रहा, अशोक के जैसा काम कर रहा, इसीलिए इसको द्वितीय अशोक भी बोला गया। कहाँ पे, तो यहाँ तक हम लोग आए थे। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति कला में काफ़ी विकास हुआ, मूर्ति कला में भी हुआ। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरस्पर के समीप एक विशाल संघ विहारमर का निर्माण कराया। देखिए पुरस्पर कौन राजधानी बनवाया था, पल्लव वाले बनवाए थे ना, हम लोगों ने देखा ना, पल्लव वाले पुरस्पर राजधानी, तो वहीं के बगल में, यहाँ पे ही पुरस्पर है तो वहीं के बगल में उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल एक विहार मतलब संघ रंग विहार मतलब एक रहने वाला स्थान का निर्माण करवाया। ओके, और बौद्ध संगीत वगैरह सब करवाया था, इसीलिए इनको कनिष्क को देखिए द्वितीय अशोक भी कहा गया। जैसे अशोक ने बहुत सारा काम करवाया, उन्होंने सारा राज, सबसे तो पहले अशोक ने पूरा राज्य जीता था। उसके बाद फिर जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो बौद्ध भिक्षुकों के लिए बहुत काम किया, आजीविक धर्म वाले को गुफा वगैरह दिया, फिर मूर्ति वगैरह मतलब की स्थापना किया, फिर अभिलेख वगैरह बहुत लिखवाए थे। तो इसी तरह से कनिष्क में भी बहुत सारा काम कर रहा, इसीलिए इसको द्वितीय अशोक भी बोला जाता है। ओके, और फिर कनिष्क जो एक काम और है इसका, कनिष्क का जो चाइना के तरफ यहाँ पे जो इंडिया है, यहाँ पे जो चाइना जाता है तो यहाँ चाइना ने यहाँ से ही व्यापार होते जाता था, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान है ना, वहीं से होते हुए जाता था। तो चाइना वाले को यहाँ रेशम का करने जाता था, तो यहाँ पे रेशम का जो एक मार्ग था इस पे उसने प्रतिबंध लगवाया चाइना पर, ये भी एक बड़ा काम किया। देखिए इसके बारे में अलग से दिया हुआ है, रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट या चाइना के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। रेशम मार्ग जो था ये ऊपर में, ये मेन ऊपर जो चाइना था मध्य एशिया, इसको इधर यूरोप, फारस यानी ईरान को बोलते थे, मध्य एशिया, ये सब में जोड़ता था ये मार्ग। यह मार्ग दक्षिण भाग हिंद महासागर से गुजरता था, जबकि उत्तर भाग कश्मीर और हिंदुकुश पर्वत को पार करता था। देखिए ये मेनली रफ एक इंडिया का मैप है, ऊपर से यहाँ ऊपर से यहाँ कश्मीर की तरफ से जाता था, और ये कश्मीर के बाद यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत है, तो यहाँ से पार करते हुए चाइना में पार करता था। नहीं तो इधर से ये यहाँ पे जो पानी वाला इलाका है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, वहाँ से चाइना करता था व्यापार, दो मार्ग से। तो ये सब मार्ग पर ना उन्होंने रोक लगवा दिया चाइना वाले को, उसे टैक्स लेने लगे। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया, यह मार्ग चाइना के क्षेत्र अधिकार में आता था, वो अधिकार मतलब चाइना के पास था, वो सब रेशम मार्ग था, वो उसको अपने कब्जा में कनिष्क ने किया। रेशम मार्ग आमतौर पर वह स्थलीय रास्ता था जिसे चाइना के हान राजा के महान यात्री यंग छंग ने खोला था, जो हांग वंश की राजधानी छंगाओ के पश्चिम में रोम तक पहुंचता था। जो रोम इटली था ना, चाइना का ये मार्ग बनवाया था ना, तो ये रोम, इटली, यूरोप के सारे देशों तक पहुंचता था। तो रेशम मार्ग पर होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर यानी टैक्स स्टार्ट कर दिया, जो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा स्रोत बना, अर्थव्यवस्था सुधारने का। देखिए अब वो अपने राज्य में अपने जितना भी अधिकार क्षेत्र था तो सब पे वो तो किया है, लेकिन वो चाइना मार्ग पे भी अधिकार कर लिया, तो उससे दो फायदा उसको, एक तो चाइना मार्ग पे वो अपने व्यापार कर सकता था, फिर वहाँ से जो गुजरने वाले चाइना था उससे टैक्स लेने लगा, जो पहले चाइना के पास था तो उससे हथिया लिया और फिर अपने कब्जा में रख लिया, उससे टैक्स लेने लगा, जिससे उसको बहुत फ़ायदा होने लगा अर्थव्यवस्था में। 105 ईस्वी में लगभग कनिष्क की मृत्यु हो गई। इसके उत्तराधिकार योग्य नहीं थे, जिसके कारण छोटे छोटे सामंत अलग हो गए। अब कनिष्क जैसे अशोक के बाद कोई बड़ा मौर्य वंश में नहीं बना, इसीलिए अशोक से इसका सिमिलरिटी किया गया। जैसे अशोक के बाद कोई बड़ा राजा नहीं बना,
उतना बड़ा संभालने वाला। इसी तरह से कनिष्क के बाद भी उसका उतना बड़ा राज्य और वर्चस्व संभालने वाला कोई नहीं रहा था। तो उसके बाद भी उसके अशोक के बाद भी मौर्य वंश टूट गया, इसके बाद कनिष्क के बाद भी कुषाण वंश टूट गया और अलग अलग राज्यों में मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बट गए। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वसुदेव की चर्चा मिलती है। अंतिम शासक वसुदेव की चर्चा मिलती है। यह वंश सामंतों से आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। अब देखिए ये जो छोटा छोटा पहले था ना कि सामंती व्यवस्था स्टार्ट हो गया ना, मतलब कि ये मान लीजिए कि एक राज्य है तो उसका जो जिधर का भी लोग रहता था ना, अपना अपना अलग अलग भूमि जहाँ पे रहता था वहाँ पे अपना अपना मतलब कि राज्य स्टार्ट हो गया। कुषाण के बाद अपना अपना सामंती चलने लगा, अपना एक छोटा छोटा इलाका में लोग सामंती करने लगे थे। इसी सामंत में से एक गुप्ता वंश निकल के आया और वो बहुत बड़ा मतलब साम्राज्य को जीतेगा। आगे गुप्ता वंश के बारे में पढ़ना रहेगा। यही सामंती व्यवस्था कहलाता है। सामंती व्यवस्था में नहीं कि मतलब कि उसके जो अधिकारी वगैरह थे ना वो अपना अपना छोटा छोटा इलाका में राज्य करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि कुषाण के प्रमुख सामंत गुप्ता निकले। सामंत कौन निकले? गुप्ता। अब इसके बारे में गुप्ता का पढ़ेंगे। मेनली सामंत क्या बोलते थे? सामंत कौन ने स्टार्ट किया था? सामंती व्यवस्था मेनली सातवाहन लोग ने स्टार्ट किया। सामंत मतलब भूमि होता है, यानी कि पैसे के बदले वेतन पैसा वगैरह नहीं देते थे, सोना चांदी नहीं। उसको जो भी राजा काम करता था उसके अधिकारी जो होते तो बहुत पहले ज़मीन रहता था तो ज़मीन को ही दे देते थे। तो धीरे धीरे राजा से ज़्यादा ज़मीन ना उनके अधिकारी के पास हो जाता था। तो उसी तरह से छोटे छोटे जितने भी अधिकारी थे जिनके पास जितना भूमि रहता था उतने पे वो अधिकार करते थे और उसी में से गुप्ता एक निकल के बहुत बड़े आए और वो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करेंगे। ओके, तो चलिए ये जो हम लोगों ने कुषाण विदेशी आक्रमण वाला देखा है, इंडो ग्रीक और शाक पल्लव कुषाण चारों के बारे में, तो ये सब से रिलेटेड वन लीनियर क्वेश्चन दिया गया, इसको भी हम लोगों ने देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना किन दो वंशों ने की? तो मौर्योत्तर काल में तो किन्हों ने किया था? मौर्य वंश के बाद तो किन्होंने? सातवाहन और कुषाण ने किया। सातवाहन जो सीसा वगैरह का सिक्का चलाया और विदेशी यात्री डेमेटेरियस मिनांडर ये सब को हराया। हेलियोडोटस जो भगवत धर्म की शिक्षा ली। फिर कुषाण ने फिर शाक संवत चलाया, बौद्ध संगीतियाँ करवाई। तो मेन इम्पोर्टेंट कौन? सातवाहन और कुषाण करवा रहे हैं। ये दोनों सिमिलर थे ना, सातवाहन के गौतमीपुत्र सातकर्णी जिन्होंने शाक वाले को हराया था। चलिए, तो फिर दूसरा, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन है? एक मिनट। हाँ, शुंग वंश के अंतिम शासक वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमानी थे। वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमानी बीपीएस जो जिनको रुद्रदामन ने हरा दिया, शाक वाले रुद्रदामन ने आगे जाके हरा दिया। अच्छा, और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक? सॉरी, ये शुंग वंश के संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग थे, ये शुंग वंश लिखा हुआ है। वशिष्ठ पुल्लुमानी तो सातवाहन वंश के थे। गलत मतलब मेरे दिमाग में कुछ था, मैं बोल कुछ रही। ये वशिष्ठ पुल्लुमानी सातवाहन वंश के अंतिम शासक है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति है। देवभूति, ये गलत मिसप्रिंट है। कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव ने की थी। हाँ, और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्म गौतमी थे। ये ठीक है। अंतिम शासक देखिए, पहला शासक और लास्ट शासक पूछा जाता है, इसीलिए तो शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र शुंग और लास्ट हो गए देवभूति। ये गलत है, वशिष्ठ पुल्लुमानी सातवाहन वंश के थे। और ये कर्ण वंश के लास्ट शासक सुशर्म गौतमी और संस्थापक वसुदेव थे। सातवाहन वंश के संरक्षित के रूप में किन दो महिलाओं का ने शासन किया? तो नागनी एंड गौतमी ने। फिर अपृहत चक्र की उपाधि किस प्रारंभिक सातवाहन शासक ने की? श्री सतकर्णी ने।
उपाधि अप्रिय उपाधि सातवाहन वंश के श्री सतकर्णी ने लिया था। जो गौतमी पुत्र की थी ना, वही गौतमी पुत्र सातकर्णी थे ना, तो उन्हीं को बोला जा रहा श्री सतकर्णी। अपीलक किस वंश का शासक था? देखिए अपीलक ये नाम में आ रहा है ना, तो किस वंश का संस्थापक नाम था ये भी पूछा था, सातवाहन वंश के थे। किस सातवाहन शासक ने बेनकटक नगर की स्थापना की और बेनकटक स्वामी की उपाधि धारण किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो रुद्रदामन से हारे थे। किस सातवाहन शासक ने दक्षिणेश्वर कहा गया? क्योंकि किसका नाम दक्षिणेश्वर कहा गया? वशिष्ठ पुष्यपुल्लिमानी को। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी ना हारे नहीं थे, नाहपान को हराए थे। वशिष्ठ पुष्यपुल्लिमानी रुद्रदामन को से हारे थे। मेरे दिमाग में आज क्या हो गया। दो पतवार वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्के में मिलता है? देवभूति। देवभूति किस वंश के थे? शुंग वंश के। ला शासक। नासिक के बौद्ध संघ का अजय कालिका एवं काले के बौद्ध संघ का करजक नामक ग्राम किस सातवाहन शासक ने दान दिया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, जो सातवाहन वंश के हैं, जिन्होंने नाहपान को हराया था। शाक्य। काहेरी गुहा अभिलेख के अनुसार शाक शासक रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया? सातवाहन के शासक को वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने, उसको हराया था ना रुद्रदामन ने 2 बार। गुंड सर्ववर्मन किस शासक के संरक्षण प्रदान किया? सातवाहन शासक हल्का। मथुरा के क्षत्रप का पहला शासक कौन था? राजबुल्लू। मथुरा का क्षत्रप का पहला, क्षत्रप किसको बोला जाता था? राजा को बोला जाता था ना। शाक वंश में राजा को क्षत्रप बोला जाता था, तो क्षत्रप यानी पहला शाक कौन था? राजबुल था। शाकों के छत्रहार कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? नाहपान था। शाक का नाहपान था, तो नाहपान को हरा दिया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। इसके बाद नेक्स्ट शासक जो रुद्रदामन आया वो फिर हराया सातवाहन वाले को, फिर उनका खत्म हो गया। शाकों के कादुमुर कुल का संस्थापक कौन था? तो चाटन था। गिरनार और जूनागढ़ के सुदर्शन तपड़ के जीर्णोद्धार करने वाला रुद्रदामन का राज्यपाल सुविशाक था, मतलब सुविशाक के द्वारा करवाए थे। राज्यपाल का नाम पूछा जाता है। रुद्रदामन के शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? रुद्रदामन के टाइम में उज्जैनी। और देखिए अशोक के टाइम में कौन था? तक्षशिला वगैरह था। ईसाई प्रचार के लिए सेंट थॉमस किस शासक के में भारत आए थे? मतलब कौन से शासक के समय आए थे? तो गोदंत फर्जनी के टाइम में। महाभारत में सोविनत की किस संज्ञा से अभिहित किया गया? शक्तिमती। सोवितत को शक्तिमती कहा गया। चेंदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? प्रतापी शासक खारवेल था। राजा खारवेल के बारे में तो सुने ही होंगे। चेंदी वंश के थे। भारत के प्रथम बैक्टीरियल पवन शासक कौन थे? डेमेट्रियस थे। डेमेट्रियस ही थे ना, जो यवन से आए थे। उनको यवन शासक को ही बैक्टीरियन शासक भी बोला जाता था। बौद्ध धर्म में मिनांडर को किस नाम से अभिगत किया गया है? मिलंद के नाम से। मिनांडर को मिलंद भी बोला गया। और उसने एक बुक लिखा, मिलंद पनो नामक बुक, यानी मिलंद के बारे में पढ़ना। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। भारत में कुषाण वंश का प्रमुख व्याख्या शासक कौन है? कुडल कटफिसस। कुषाण के संस्थापक कुडल कटफिसस, उनके बेटा भीम कटफिसस, उनके बेटा कनिष्क। कुषाण राजवंश का सर्वाधिक महान शासक कनिष्क, जिसको द्वितीय अशोक भी बोला गया। बौद्ध धर्म के महायान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति में टूटा ना, हीनयान महायान।
और महायान को ही कनिष्क ने अपनाया था, क्योंकि वो सरल था, उसमें सोना का सिक्का ये सब मतलब कि आभूषण धारण कर सकते थे, मीट मछली ये सब खा सकते थे। इक्ष्वाकु ने किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर दी? सातवाहन वंश के बाद। किस स्मृति में मौर्योत्तर काल के 57 जातियों के होने का उल्लेख है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को किसने लिखा? मनु ने लिखा था। महाभारत के 4 वर्णों के लिए कितने प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं? 9 कर्तव्य। कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रेय प्रदान किया है? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को राजश्रेय प्रदान किया, उसी के बारे में प्रचार प्रसार किया, संगीतियाँ करवाई और फिर महायान का प्रचार भी करवाया। काल के किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई? गांधार शैली को। ग्रीक बौद्ध शैली इसलिए की क्योंकि इंडो ग्रीक वाले ही आके गांधार शैली में बौद्ध का मूर्ति स्थापित किया, मूर्ति बनाया था, क्योंकि मिनांडर जो आया था बौद्ध शिक्षा उसको मिल गया था नागसेन द्वारा, तो उसने ही पूरा करवाया। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं थी? 18 शाखाएं। शाखाएं 18 थी, मेन 2 शाखा था। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों को किन से मिली? यूनानी से मिली। यानी देखिए हिंदी यूनानी सब आए, वो सब ही ना गणित वगैरह मतलब कैलकुलेशन, फिर ज्योतिष ये सब का मतलब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए। तो नक्षत्रों वगैरह ज्योतिष से रिलेटेड है ना, तो उसके ज़्यादा जानकारी यूनानी के द्वारा ही मिला। सर्वाधिक शक्तिशाली पल्लव शासक कौन था? तो गोदंतफर्जनी था पल्लव का। अभिलेख में भूमि दान का पहला प्रमाण कब का है? ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में। यानी अभिलेख में भी भूमि दान दिया गया इसके लिए। बाटकट वंश के संस्थापक विद्याशक्ति को किस गोत्र का ब्राह्मण था? विष्णुबुद्धि गोत्र का। किस काल को आदर्शवादी काल की संज्ञा दी गई? मथुरा काल को। मथुरा काल को ही आदर्शवादी संज्ञा दिया गया। किस काल को यथार्थवादी काल की संज्ञा दी? गांधार काल को। देखिए उस टाइम 2 मेन शैलियाँ थी, एक गांधार शैली ज़्यादा चल रहा था उस टाइम, मथुरा शैली। गांधार शैली में बौद्ध की मूर्ति बनाया है हिंदू यूनानी लोगों ने, फिर मथुरा शैली में भी मूर्ति बनवाया ये पल्लव कुषाण वाले ने। काला की किस शैली में बौद्ध की पहली मूर्ति बनी? गांधार शैली में। स्ट्रेटोस II और स्ट्रेटोस, डिमेटेरियस, मिनांडर ये सब हिंदू यूनानी शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए? स्ट्रेटोस ने। और सातवाहन ने भी करवाया। फिर बिंबिसार, गौतम, मिलिंद, प्रोंजीत में वह कौन जो 3 अन्य सामयिक नहीं थे? मिलिंद नहीं थे। मतलब बिंबिसार, गौतम बुद्ध ये सब सामयिक मतलब कि कौन एक काल के नहीं थे, तो गौतम बुद्ध के सिमिलर तो बिंबिसार थे ही, फिर प्रेंसेजीत भी थे, लेकिन मिलिंद नहीं थे। मिलिंद तो अब वो तो इंडो ग्रीक जब आए तब ना हुए हैं, और बौद्ध का जन्म तो 359 ईस्वी बीसी में हुआ था, इतने पुराने। ये तो अभी 1 AD ये सब में आ रहा है ना लोग। काव्य शैली के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख का। रुद्रदामन प्रथम विविध उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ के अभिलेख में। मतलब रुद्रदामन ने कौन सा अभिलेख लिखा है? जूनागढ़, और उसमें ही उसने बहुत सारा काव्य शैली ये सब और सुदर्शन झील के बारे में सब बताया। बिना बेगर के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन प्रथम ने उत्तर में, उत्तर पश्चिम भारत के सर्वाधिक संख्या में 3 के सिक्के को जारी किया कुषाण ने। क्वेश्चन देखिए घुमा के दिएगा। सुदर्शन झील के बारे में बोलते बोलते उत्तर पश्चिम में भारत के सर्वाधिक संख्या सिक्कों का कौन जारी किया? तो कुषाण ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाया था? कुषाणों ने। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चलाया कुषाण, क्योंकि उनको मिल गया था बहुत बड़ा सोना का भंडार पाकिस्तान के पास, हिंदू कुश पर्वत के पास।
भीम भीमकटफिशस कनिष्क नाहपान एवं बौद्ध गुप्त में से जिसके सिक्के बौद्ध का अंकन है, कनिष्क सिक्के में बौद्ध का अंकन है। कुडल कटफिशस, दीम कटफिशस, कनिष्क प्रथम तथा हुविक ये सब शासक सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको मिल जाता है? भीम कटफिशस को। भीम कटफिशस, कुडल कटफिशस, कनिष्क और हिमवरजी में से हुआ जिसने भारत में स्वर्ण सिक्का को प्रचलित किया। भीम कटफिशस ने कनिष्क के पिता थे। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख 81 सन में है, यानी 81 एडी का है। कुषाण शासक कनिष्क का अभिषेक कब हुआ था? 78 एडी में हुआ था। उसके बाद उन्होंने शाक संवत उसके साथ साथ चला दिया था। शाक संवत भी प्रारंभ 78 ईस्वी में किए। कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष थे, वसुमित्र थे, जिन्होंने बौद्ध संगीतिया में पुरोहित का काम किया। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि में से वह कौन कनिष्क के दरबार में नहीं थे? पतंजलि नहीं थे। अश्वघोष तो बौद्ध संगीति करवाए, फिर चरक वैद्य थे, नागार्जुन कवि थे उन टाइम के, पतंजलि नहीं थे। पतंजलि जो थे वो मेनली अश्वमेध यज्ञ जो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था उसके टाइम के थे, यानी शुंग वंश के टाइम में पतंजलि थे, कनिष्क के नहीं। अश्वघोष, पर्शव, वसुमित्र, विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क के दरबार में नहीं थे। विशाखदत्त नहीं थे। फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त होता क्या की थी? चरक जो वैद्य थे, आजीविका दोनों वैद्य होंगे। चरक रहेंगे कनिष्क के टाइम पे, गुप्त वंश के टाइम में जीविका रहेंगे। नहीं सॉरी, जीविका है ना वो बिंबिसार है ना उसके टाइम के थे, और सॉरी गुप्त वंश के टाइम में ना धनवंतरी रहेंगे वैद्य। ये 3 वैद्य का नाम इम्पोर्टेंट है। चरक किसके टाइम में थे? तो कनिष्क के टाइम में थे। और जीविका किसके टाइम में थे? तो बिंबिसार के टाइम में, जो हर्यक वंश का था सबसे पहला वंश, और धनवंतरी गुप्त वंश। ये 3 वैद्य इम्पोर्टेंट है। चलिए तक्षशिला, हाँ। शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया किसने? कर्ण वंश ने। शुंग के बाद कर्ण के बाद सातवाहन। पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमी, सातकर्णी, वसुदेव एवं समुद्रगुप्त वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। तो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसने नाहपान को हराया था, शाक्य के नाहपान को। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा सातवाहन रहा। सातवाहन वाले ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी ये आए जो शाक्य वाले को हराए। फिर उसके बाद रुद्रदामन ने 2 बार हरवाया वशिष्ठ कुलिमानी को, मतलब एक बार में वो हार नहीं माने थे। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा सातवाहन ही रहा। सिमुख संस्थापक थे किसके? सातवाहन वंश के थे। अब अंतिम कौन शासक रहेंगे सातवाहन वंश के? तो वशिष्ठ कुलिमानी। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में वह शासक जिसने साम्राज्य की सीमाएं भारत उपमहाद्वीप के बाहर तक फैलाई। कुषाण वंश वाले, इसीलिए कुषाण वंश के कनिष्क ने सबसे ज़्यादा फैलाया, इसीलिए उसको द्वितीय शक बोला गया है। बाल विवाह का प्रथम प्रारंभ हुआ था कुषाण काल में। बाल विवाह स्टार्ट हुआ ना कुषाण काल में। कला का गांधार शैली फला फूला कुषाण के समय। मेन फला मतलब ज़्यादा बढ़ा कुषाण का टाइम है, क्योंकि वो मूर्ति कला ज़्यादा स्टार्ट किया, मथुरा गांधार शैली। लेकिन सबसे पहला गांधार शैली का मूर्ति कब बना था? तो ये इंडो ग्रीक आए थे तब, जिसने महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाया था गांधार शैली में, पाकिस्तान में। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है बौद्ध मूर्ति के लिए, प्रतिमा के लिए। जो कला शैली में भारत और यूनानी की आकृति का समृद्ध है उसे गांधार कहते हैं। यही गांधार शैली का मूर्ति ना बामियान में, अफगानिस्तान में। और यही ना मतलब कि जब म्यांमार का था ना, वो उड़ा दिया था बम से। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित सस्सी चट्टान शीश
का प्रयोग किया गया गांधार मूर्तिकला में। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही अनुक्रम भारतीय आक्रमण का तो कौन, हिंदू यूनानी सबसे पहले आए, उसके बाद ISP के ऐसे याद रखिए, हिंदू यूनानी, इंडो ग्रीक, शाक, पल्लव, कुषाण। तो इंडो ग्रीक, शाक, पल्लव, उसके बाद कुषाण आएंगे, पल्लव नहीं लिखा हुआ है। पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भागों में अपने अधीन किया, ईरानी शासक डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम किसके टाइम में आया? पुष्यमित्र शुंग के टाइम में आया, तो पाकिस्तान में तो आ गया था अफगानिस्तान की तरफ, फिर उसको डेमेट्रियस को हरा दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद फिर मीनांडर आए, मीनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दिया नागसेन ने। चालुक्य, पल्लव, राजपूत, सातवाहन राजवंश में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन राजाओं को सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। देखिए चालुक्य, पल्लव, ये सब तो राजपूत, ये सब वंश तो बाद में आए ना, सातवाहन वंश सबसे पुराने हैं इसमें से, इन चारों में से। और सातवाहन सबसे पुराना, ये किस में मिल रहा है चर्चा? पुराण है ना 18, उसमें से एक मत्स्य पुराण है, उसमें से चर्चा किया गया। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? अमरावती एवं प्रतिष्ठान में, 2 जगह था। एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र साथ करने के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा के लेख के कारण, क्योंकि खारवेल ने हाथी का गुफा बनवाया था। अशोक हर्ष पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से हुआ जो जैन धर्म का संरक्षक था, खारवेल था। कलिंग नरेश खारवेल देखिए ये कौन है? जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो खारवेल था ना, खारवेल राजा, तो वो हारा था ना, उसी के बारे में बोल रहा। तो खारवेल क्यों प्रसिद्ध था? तो हाथी का गुफा ये सब बनवाया था, जम्मू कश्मीर के टाइम इधर ये था खारवेल। तो कलिंग नरेश वही संबंधित, तो कौन से वंश? चेंदी वंश का था, वंश नाम क्या था? चेंदी था, राजा खारवेल थे, उनको बनाया था। दशरथ, बृहद, खारवेल तथा हर्षनिशक राजा में से हुआ जो जैन धर्म के प्रति झुकाव था, खारवेल थे। बाल विवाह प्रथम हुआ कुषाण काल में, तो पीछे भी क्वेश्चन एक आया था। हाँ यहाँ पे देखिए। अफगानिस्तान का बामियान मूर्ति बौद्ध प्रतिमा के लिए। आन सातवाहन राजा सबसे लंबी सूची किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण में। तो कंप्लीट हो चुका है 1 लीनियर क्वेश्चन भी। तो सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। हम लोग का जो विदेशी आक्रमण है ना, ये ISP के, इंडो ग्रीक, शाक, पल्लव, कुषाण, ये कंप्लीट हो चुका है। इस पे 1 लीनियर क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग गुप्ता काल देखेंगे। गुप्ता काल में कौन कौन से आए थे? तो श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, कुमारगुप्त, फिर सुदर्शन जी के बारे में भी थोड़ा पढ़ना रहेगा। तो ये सब हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपको थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।